Hello students, am I audible to you? Yes, sir. ओके। तो लास्ट जो हमारा ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फार्मूलेशन की डिस्कशन की थी। हमने तीन चार प्रॉब्लम्स की फार्मूलेशन डिस्कस की है लास्ट टू लेक्चर्स में। आज टू वेरिएबल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए क्या टेक्निक है हमारे पास, उसकी डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो कि अगर हमारे पास टू वेरिएबल प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग में एक मेथड स्टडी किया था, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम लोग जो है टू वेरिएबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड का मैं एक बार रिव्यू करवा रहा हूँ और कुछ इसमें से नई डिस्कशन है जो आपको पता चलेगी कि किस तरह से हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड में वर्क करते हैं। पहले जैसे आप लोगों ने वर्क किया है वहां पे वर्क करने का जो मेथड था वो डिफरेंट था। यहाँ पे हम लोग अलग कंसेप्ट यूज करके जो है बाकी सारे कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो बेसिकली जो ग्राफिकल मेथड है जैसे मैंने लिखा ही है, दिस मेथड इज कन्वीनियंट इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर तो हमारी टू वेरिएबल प्रॉब्लम है तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड जो है वो कन्वीनियंट है। ऐसा नहीं है कि थ्री वेरिएबल या फोर वेरिएबल प्रॉब्लम को आप लोग ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर सकते, बट ये हमारी इनकैपेबिलिटी है कि हम लोग थ्री वेरिएबल या फोर वेरिएबल प्रॉब्लम का जो ग्राफ है वो थ्री डी या फोर डी में बनेगा, तो हम लोग वो ग्राफ जनरेट नहीं कर पाते। इस वजह से हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं कर पाते। तो जब मोर देन टू वेरिएबल की डिस्कशन स्टार्ट होगी तब हमें कोई डिफरेंट टेक्निक चाहिए होगी। वो डिफरेंट टेक्निक है क्या, किस तरह से हम लोग वर्कआउट करेंगे और किस तरह से मोर देन टू वेरिएबल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ग्राफिकल मेथड की वर्किंग कैसे है, हम लोग क्या करते थे इन जनरल। मैंने आपको बोला भी था कल वाले लेक्चर में कि ग्राफिकल मेथड एक बार रिकॉल करके आना। तो बेसिकली आप सबसे पहले क्या करते हो, इसमें हम एक रिजल्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले लाइंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हो और फिर फिजिबल रीजन सर्च करते हो। फिजिबल रीजन सर्च करने के बाद जो फिजिबल रीजन के वर्टिसेस हैं आप उन वर्टिसेस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू चेक कर लेते हो, और जहां पे लार्जेस्ट वैल्यू आती है इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है, और इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है। बट हमें हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम लोग फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे ही क्यों ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं, कहीं और क्यों नहीं वैल्यू चेक करते? क्या कहीं और पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू जो है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू अगर कर ही नहीं सकती? ऐसा क्या पॉसिबल है कि सिर्फ वर्टिसेस पे ही मिले और कहीं पे हमें सोल्यूशन मिलता ही नहीं है? तो अगर मैं एक प्रॉब्लम लूं से, मेरे पास प्रॉब्लम है से, हम लोगों ने एक प्रॉब्लम ली, मैक्सिमम z is equal to x plus y subject to the condition x plus y less than equal to 1, x and y both are non-negative। अगर आप इसका ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले हमने इस लाइन को ड्रा किया तो हमारे पास ये लाइन आएगी, दिस इज 1,0, दिस इज 0,1। और अगर हम इसका फिजिबल रीजन कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो है ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स लोकेट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास थ्री कॉर्नर पॉइंट्स हैं और हम इन थ्री कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम वैल्यू सर्च करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं। लाइक 0,0 पे आपकी वैल्यू आ गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू 0, और 1,0 पे आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू आ गई 1, और 0,1 पे भी आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू आ गई 1। तो क्या ऐसा ही है कि हर बार ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, तो क्या ये जरूरी है कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हमेशा वर्टिसेस पे ही आएगा? अगर इसमें मैं एक पॉइंट ले लूं से, ये वाला पॉइंट मैं कंसिडर करता हूं, दिस पॉइंट इज बेसिकली 1/2, 1/2। अगर मैं 1/2, 1/2 पे वैल्यू चेक करूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो वहां पे भी मेरी वैल्यू 1 ही आ रही है।
दैट मीन्स ऐसा तो है नहीं कि सोल्यूशन आपका सिर्फ वर्टेक्सेस पे ही लाई करेगा, तो क्या सोल्यूशन कहीं और भी लाई कर सकता है? तो ये जो रिजल्ट आप लोग जो लोअर क्लासेस थी, जो रिजल्ट आप लोगों ने यूज किया है कि ऑप्टिमम वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है वो वन वर्टिसेस पे एग्जिस्ट करती ही करती है बेसिकली ये। अब हम इसके रीजन के पीछे जाएंगे कि ऐसा ही क्यों होता है कि वर्टिसेस पे ही हमें ऑप्टिमम वैल्यू क्यों मिल जाती है। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी। तो फंडामेंटल थ्योरम एलपीपी का हम लोग प्रूफ डिस्कस करेंगे, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम थ्योरी की बात स्टार्ट करेंगे। आज तो हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड पे फोकस कर रहे हैं कि उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। तो जो रिजल्ट है दैट इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन occurs at one of the vertices of feasible region, here pf defines feasible region। तो इसी रिजल्ट को हम लोग एलपीपी पे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली वर्किंग प्रोसीजर वही रहेगा जो अभी मैंने डिस्कस किया कि सबसे पहले हम लोग फिजिबल रीजन स्केच करेंगे और उसके बाद फिजिबल रीजन की जो वर्टिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन वर्टिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमारी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हम उनमें से लार्जेस्ट वैल्यू पिक कर लेंगे, तो वो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो मिनिमाइजेशन के केस में हमारा वो वाला सोल्यूशन बन जाएगा। एक प्रॉब्लम ट्राई करके देखते हैं, प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करके देखते हैं और एक बार आप लोगों का जो ग्राफिकल मेथड है वो भी रिकॉल हो जाएगा कि किस तरह से हम ग्राफिकल मेथड में बेसिकली वर्किंग कर रहे थे। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, maximization z is equal to x1 plus 5x2 subject to the condition minus x1 plus 3x2 less than equal to 10, x1 plus x2 less than equal to 6, x1 minus x2 less than equal to 2, x1 x2 both are non negative। तो ये एलपीपी है जिसका हमें ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने सबसे फर्स्ट स्टेप बनाया कि सबसे पहले हम लोग जो है इन इक्वेलिटीज को ग्राफ के ऊपर स्केच कर लेते हैं। तो हम ग्राफ बना रहे हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास हमने एक्सिस ड्रा कर ली। सो दिस इज x1 एक्सिस, ये हमारी x1 एक्सिस है और दिस इज x2 एक्सिस। वहां पे जब आपके पास अगर पेपर में इसका क्वेश्चन आ जाता है तो ग्राफ आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ के ही अलग डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो ग्राफ उसमें से अलग ही अलग मार्क्स का ही अलग मार्क्स ही हम लोग ग्राफ के रख देते हैं। तो ग्राफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना। तो हमारी फर्स्ट लाइन है -x1 plus 3x2 लेस देन इक्वल टू 10। तो हम लोग इसको एज ए इक्वेलिटी कंसिडर करते हैं। से हमारे पास लाइन है -x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 10। अब किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं तो हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपलेस्ट 2 पॉइंट सर्च कर लेते हैं। लाइक अगर मुझे ये लाइन ड्रा करनी है तो इसके लिए मैं सिंपलेस्ट 2 पॉइंट सर्च कर रहा हूँ, x1 x2। एक बार हम लोग x2 को 0 रख लेते हैं और एक बार हम लोग x1 को 0 रख लेंगे। व्हेन x2 इज 0 तो x1 की वैल्यू आ गई -10, और जब हमारे पास x1 0 है तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 10/3। तो हमने ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर मार्क किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास पॉइंट आ गया -10,0, 1 2 3 4। तो यहाँ कहीं पे आपका पॉइंट होगा, दिस इज योर पॉइंट 10 0, 10/3।
तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गया, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमने इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर दी। अब हम दूसरी लाइन ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन है हमारे पास x1 plus x2 less than equal to 6, x1 plus x2 less than equal to 6, that is x1 plus x2 less than equal to 6। तो हम इक्वालिटी कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज 6। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स कौन से आ जाएंगे? एक बार x1 को 0 रख दो तो हमारे पास x2 आ गया 6, और एक बार x2 को 0 रख दो तो x1 आ गया 6। तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, 0,6 और 6,0। तो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो दिस पॉइंट इज बेसिकली 6,0, this is 4 5 6। तो दिस पॉइंट इज 0,6। तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर दो। तो ये हमारी लाइन आ गई। दिस इज बेसिकली x1 plus x2 equal to 6, and this is minus x1 plus 3x2 equal to 10। अब हमारे पास थर्ड लाइन है, उसको भी सेम वे से हम लोग जो है ड्रा कर देते हैं। थर्ड लाइन इज बेसिकली x1 minus x2 less than equal to 2, x1 minus x2 less than equal to 2, x1 minus x2 equal to 2। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, x1 x2, when x2 is 0, x1 की वैल्यू आ गई 2, और when x1 is 0, x2 की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ पे आ गया 1 2। तो दिस पॉइंट इज 0, -2, एंड 1 2, दिस पॉइंट इज 2, 0। तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ गई, दैट इज x1 minus x2 इक्वल टू 2। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि जितनी भी कंस्ट्रेंट्स थी हमने उनको स्केच कर दिया ओवर द ग्राफ। नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू फाइंड द फिजिबल रीजन। अब हमें ऐसा रीजन फाइंड आउट करना है जो कॉमनली ऑल कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। फिजिबल रीजन की डेफिनेशन क्या है? द रीजन विच सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। तो जो भी ऐसा रीजन होगा जो कॉमन होगा, जिस जो सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, वो वाला रीजन हमारा क्या आ जाएगा? फिजिबल रीजन आ जाएगा। तो अब हमें फिजिबल रीजन लोकेट करना है। तो जैसे ये हमारी फर्स्ट लाइन है -x1 plus 3x2 इक्वल टू 10। तो जब हमने इसको ड्रा किया तो दो स्पेसेस जनरेट होगी। एक लोअर स्पेस है यहाँ पे, और एक हमारे पास अपर स्पेस है ये वाली। अब शेडेड लोअर स्पेस की तरफ होनी है या अपर स्पेस की तरफ होनी है, दैट डिपेंड्स कि ये जो इनइक्वालिटी है कौन सी स्पेस को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग लोअर स्पेस में से या अपर स्पेस में से कोई भी एक पॉइंट उठा के उस इनइक्वालिटी में पुट करके देख लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो उस पोर्शन को हम शेड कर देंगे, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो उसके ऑपोजिट पोर्शन को हम लोग शेड कर देंगे।
बट अब अगर कोई भी पॉइंट उठा के हमें चेक करना है तो इसको सिंपलिसिटी के लिए हम लोग हमेशा ओरिजिन पुट करके देख लिया करेंगे। ओरिजिन जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन पॉइंट है, दिस इज 0,0, तो हम ये पॉइंट हमेशा पुट करके देख लिया करेंगे। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी तो जो हमारी शेडिंग है वो टुवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगी, और अगर हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी तो शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगी। लाइक हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, अगर मैं इसमें ओरिजिन पुट करूं तो दिस बिकम्स 0 < 10। नाउ दिस इज ट्रू, तो ये हमारे पास ट्रू है, तो इस केस में शेडिंग हमारी किस तरफ होगी? टुवर्ड्स ओरिजिन। शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो हमारी इस लाइन की जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ होगी। ओरिजिन ये वाला पॉइंट है, तो इस तरफ को इसकी शेडिंग रहेगी। तो ये हमारी इस लाइन की शेडिंग हमें पता चल गई कि इस लाइन की शेडिंग हमारी टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये लाइन की शेडिंग इस तरफ आ गई। तो अब हमें बाकी लाइनों की शेडिंग भी इसी तरह से चेक करनी है। नेक्स्ट लाइन है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, तो हमने इसमें भी ओरिजिन पुट करके देखा, तो हमारे पास आ जाएगा से 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 विच इज ट्रू, तो शेडिंग इसकी भी किस तरफ आ जाएगी? टुवर्ड ओरिजिन। शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। और ये लाइन है हमारी ये वाली, तो ओरिजिन यहाँ पे है, तो हमारी शेडिंग जो इस लाइन की है टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगी, दैट इज इस साइड को शेडिंग हो जाएगी। तो ये इस लाइन की शेडिंग आ गई। अब नेक्स्ट लाइन है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, तो इसको भी हम लोग चेक करके देख लेंगे ओरिजिन की हेल्प से। तो बेसिकली दिस बिकम्स 0 लेस देन इक्वल टू 2, 0 लेस देन इक्वल टू, अगेन ट्रू, देन शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसकी शेडिंग भी जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगी। तो ये लाइन हमारे पास ये है, तो ओरिजिन हमारा यहाँ पे है, तो इसकी शेडिंग जो है वो इस तरफ हो जाएगी। तो ये इस लाइन की शेडिंग हो गई। अब हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स और हैं, that is x1 एक्सिस एंड x2 एक्सिस बोथ आर नॉन नेगेटिव। तो इन दो लाइनों की शेडिंग जो है ये वाली हो जाएगी, मींस हम लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करेंगे। तो एलपीपी में एक बात तो डेफिनेट है कि जो भी हमारा रीजन होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कोई ना कोई फिजिबल रीजन रहेगा। अब हमें फिजिबल रीजन चेक करना है, जितने भी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन जनरेट हो गए, आप उसमें से रीजन चेक करना स्टार्ट करोगे कि कौन सा रीजन जो है वो हमारा फिजिबल रीजन रहेगा। तो फिजिबल रीजन देखने के लिए सिंपल सी नोटेशन है कि उस रीजन में जहां पे आपके सारे एरोज एक दूसरे को नोटेट कर रहे हैं, मींस जो सभी कॉन्स्ट्रेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कॉमन पोर्शन है, वो आपका क्या हो जाएगा? फिजिबल रीजन हो जाएगा। तो हम वन बाय वन रीजन चेक करते हैं। लाइक सबसे पहले मैंने ये वाला रीजन उठाया, से मैं रीजन को नंबरिंग कर देता हूं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। इसी तरह से जितने भी रीजन जनरेट हो रहे हैं, आप सबको चेक करके देख लो कि कौन सा रीजन है जो आपका कॉमनली सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे तो ये डायरेक्टली विजिबल ही हो जाता है, जब आप दो चार प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो आपको जल्दी पता चल जाया करेगा। लाइक अब फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन जो है अगर मैं उसको यहां से स्टार्ट करूं तो ये मेरा फर्स्ट रीजन बन गया। अब मैं इस फर्स्ट रीजन को चेक करता हूं कि इसकी शेडिंग जो है क्या ये कॉमन है। अगर मैं इस लाइन पे जाऊं तो इसकी शेडिंग जो है वो आउटवर्ड है, और इस लाइन की शेडिंग जो है वो इनवर्ड है, और इस लाइन की शेडिंग जो है इनवर्ड है। बट इस लाइन की आउटवर्ड होने से ये जो है वो हमारे इस तरह से एरो बन गए, तो ये जो एरोज हैं ये एक दूसरे को नोटेट नहीं कर रहे। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए फिजिबल रीजन। तो ये वाला जो रीजन है
ये हमारा फिजिबल रीजन नहीं है, नॉट ए फिजिबल रीजन। तो हम सेकंड रीजन पे आते हैं। ये वाला हमारा सेकंड रीजन है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गए, फिर हम यहाँ पे चले गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। अब हम इस जो क्लोज्ड हमारा रीजन हमने बनाया, इसकी शेडिंग चेक करते हैं। इस लाइन की शेडिंग इस तरफ है, और इस लाइन की शेडिंग इस तरफ है, इस लाइन की शेडिंग भी इस तरफ है, इस लाइन की शेडिंग इस तरफ है, इस लाइन की शेडिंग भी इस तरफ है। तो सारे एरोस जो है वो एक दूसरे को नोटेट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है वो हमारा क्या आ गया, फिजिबल रीजन आ गया। इसी तरह से आप बाकी रीजंस चेक करके देख सकते हो। लाइक ये थर्ड रीजन जो है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला रीजन हमारा बन गया। अब इसको चेक करो कि ये फिजिबल रीजन है कि नहीं। इस वाली लाइन की जो शेडिंग है वो इनवर्ड्स है, इस वाली की भी इनवर्ड्स है, इस वाली की ऑपोजिट साइड है, तो ये भी हमारा फिजिबल रीजन नहीं है। इसी तरह से आप बाकी सब रीजंस को चेक कर सकते हो। जो आपका कॉमनली सेटिस्फाई होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, फिजिबल रीजन आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये वाला रीजन जो है, सेकंड रीजन जो है, ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने लाइंस को स्केच किया ग्राफ के ऊपर, फिर हमने फिजिबल रीजन लोकेट किया। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि जो फिजिबल रीजन है इसकी वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली वर्टिसेस है, ये हमें ऑलरेडी पता है 0 0, इसको हमने नेमिंग कर दी ओ, दिस इज ओ। एंड ये वाला जो है ये भी हमें पता है, दिस इज 0,10/3 से दिस इज ए। ये वाला पॉइंट जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, से दिस इज बी पॉइंट। और ये वाला पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है, से दिस इज सी पॉइंट। और ये वाला पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, से दिस इज डी पॉइंट। तो ओ ए हमारा जो क्लोज्ड रीजन है वो बन गया ओ ए बी सी डी ओ। तो ये हमारा क्लोज्ड रीजन बन गया। तो ओ हमें पहले से ही आइडेंटिफाई हो रखा है, ए भी आइडेंटिफाइड है, बी और सी हमें कैलकुलेट करने हैं, और डी भी हमारा जो है वो पहले से ही आइडेंटिफाइड है। तो अब हमें डी ए बी और सी फाइंड आउट करने हैं, मतलब ऑल कॉर्नर पॉइंट्स जो है फिजिबल रीजन के वो फाइंड आउट करने थे। अब बी पॉइंट जो है आपने बस ये देख लेना है कि वो कौन सी दो लाइनों की इंटरसेक्शन पे है। जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन पे है, आप उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो आपके पास बी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब बी जो है एक तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट इज -x1 + 3x2 = 10, और एक ये वाली लाइन है। तो ये दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। हमारे पास एक लाइन है -x1 + 3x2 = 10, और सेकंड लाइन है x1 + x2 = 6। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को हमने एडअप कर दिया, तो ये आ गया 4x2 = 16। दिस मींस x2 = 4, और x2 को इन दोनों में से किसी भी लाइन में पुट कर दो तो हमें x1 मिल जाएगा। x1 इज बेसिकली 6 - 4 दैट इज 2। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2,4। तो ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया विच इज 2,4। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, दिस इज बेसिकली 2,4। तो इसी तरह से हमें सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये इन दोनों लाइनों की इंटरसेक्शन पे है, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे, दैट इज 4,2। आप सॉल्व करके देख लेना कि सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास 4,2 आएंगे। तो अब बेसिकली हमारे पास जो फिजिबल रीजन था उसके सारे वर्टिसेस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, दैट इज ओ ए बी सी हमारे पास वर्टिसेस हैं। अब इन वर्टिसेस पे हम लोग वैल्यू चेक कर लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। हमारे पास जो वर्टिसेस हैं दैट इज ओ ए बी सी डी। ओ इज बेसिकली 0 0, ए जो है दैट इज 0,10/3, और b जो हमने अभी फाइंड आउट किया दैट इज 2,4, और c जो है दैट इज 4,2, और जो हमारे पास d है दैट इज 2,0।
अब इस इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज मैक्सिमम z इज इक्वल टू x प्लस x1 प्लस 5x2। तो अब आप इन पे वैल्यू फाइंड आउट कर लो। o पे वैल्यू आ गई 0 और a पे वैल्यू आ गई 50/3, b पे वैल्यू आ गई 2,4 पे 2, 522 और 4,2 पे वैल्यू आ गई 14, 2,0 पे वैल्यू आ गई 2। तो अब इनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है, क्योंकि हमारी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हम चूज कर लेंगे, वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू इनमें से 22 है, तो हमारे पास ये जो है वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। दैट इज x1 इक्वल टू 2, x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 4 एंड मैक्सिमम z इज इक्वल टू 22। तो इस तरह से जो है ग्राफिकल मेथड हमारा वर्क करता है। अगर किसी को ग्राफिकल मेथड की वर्किंग में कोई डाउट है तो पूछो। इज देयर एनी डाउट? तो बेसिकली ये तो थी, ये जो अभी मैंने आपको वर्किंग प्रोसीजर बताया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो ठीक है, बट आगे चल के एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन का कंसेप्ट आता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसका जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो हम थोड़ा डिफरेंट वे से समझते हैं कि एक्चुअल में ग्राफिकल मेथड में जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो होती कैसे है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपने फिजिबल रीजन लोकेट कर लिया, उसके वर्टिसेस लोकेट कर लिए और वर्टिसेस पे आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक कर ली जहां पे मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही थी, क्योंकि हमारा मैक्सिमाइजेशन का केस था। वो आपने सोल्यूशन बना दिया कि ये वाला जो है वो हमारे पास सोल्यूशन है। लाइक यही वाला पोर्शन है, ये अलग से आपको दिखा रखा है जो मैंने अभी डिस्कशन की से। अब हम लोग वर्किंग कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास जो लाइन थी दैट इज x1 प्लस 5x2 z इक्वल टू x1 प्लस 5x2, ये मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को ड्रा करते हैं और जो फिजिबल रीजन है उसके ऊपर से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों ने तो सिंपली क्या किया कि सारे वर्टिसेस फाइंड आउट किए और इन पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट की और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई वो हमने बोल दिया कि वो हमारा आंसर है। बट इसकी एक्चुअल वर्किंग क्या है कि आप लोग इसकी वर्किंग कैसे करते हैं कि इस लाइन को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। मान लो ये वाली लाइन आ गई कुछ, तो इस लाइन को हम फिजिबल रीजन के ऊपर से रोटेट करते हुए जाएंगे जब तक कि ये फिजिबल रीजन से बाहर ना निकल जाए। और जहां पे ये फिजिबल रीजन के किसी वर्टेक्स को कट करेगी वो वाला हमारा बेसिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। लाइक अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इसको ड्रा करने के लिए z की वैल्यू आपको वेरी करते जाना है। लाइक फर्स्ट टाइम मैंने z की वैल्यू फिक्स कर दी, इसे z इज इक्वल टू 10। मैं इस लाइन को ड्रा कर रहा हूं तो मैंने इसकी वैल्यू फिक्स कर ली 10। तो मेरे पास ये लाइन किस तरह की आ जाएगी, दैट इज हमारे पास आ जाएगा when x2 इक्वल टू 0, तो x1 मेरे पास 10 है और 1x1 0 है, तो x2 मेरे पास आ जाएगा 2। तो मेरे पास ये पॉइंट है 10,0, तो यहां कहीं पे आपका पॉइंट होगा से 10,0 और एक आपके पास पॉइंट है 0,2। तो यहां कहीं पे से आप लोग अज्यूम कर लो कि यहां कहीं पे हमें पॉइंट मिल जाएगा 0,2। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई आप एक लाइन ड्रा कर दो। से मैंने ये लाइन ड्रा की, ये मैंने लाइन ड्रा कर दी इसको ड्रा करती हुई। इसी तरह से फिर आप इसकी वैल्यू वेरी करोगे। लाइक से आपने इसकी वैल्यू रख दी 15, x1 प्लस 5x2 इक्वल टू आपने 15 रख दिया। तो अब ये हमारी लाइन क्या आ जाएगी, हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 15,0 से यहाँ कहीं पे आपका 15,0 है और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 3,0 से यहाँ पे आपका पॉइंट 0,3 है। तो अब आप इस लाइन को ड्रा कर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर दो।
तो अब ये आपकी ये वाली लाइन आ गई। तो इस तरह से अब हम कर क्या रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन है, इसमें जो ये कांस्टेंट था z, इसकी वैल्यूज मैं चेंज कर रहा हूं। ये नहीं आपने सोचना कि मैंने 10 ही क्यों ली, 15 ही क्यों ली। आप इसकी बस वैल्यूज वेरी करनी स्टार्ट कर दो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। और जैसे जैसे ये है, आपको इसको फिजिबल रीजन के ऊपर से मूव करते जाना है। तो जैसे जैसे आप इसको मूव करोगे, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि ये लाइन इस पॉइंट पे आके कट कर रही होगी, जहां पे आके ये कट करेगी, और इसके बाद जो है आपकी लाइन जो है ये फिजिबल रीजन से बाहर निकल जाएगी। तो जब हमने इस लाइन को मूव करना स्टार्ट किया फिजिबल रीजन के ऊपर से, तो जब ये किसी वर्टेक्स को कट करेगी, वो वाला वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मूविंग लाइन कंसेप्ट। मैं इसको आपको दिखा भी रहा हूं कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। बेटा विंडो शेयर होगी आप लोगों के साथ? यस सर। तो ये मैंने एक सॉफ्टवेयर है टोरा, उसमें अगर आप ग्राफिकल मेथड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि ये मेथड एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। मैंने यही प्रॉब्लम जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वही प्रॉब्लम कंसिडर की है। हमारे पास बेसिकली x1 प्लस 5x2, मैक्सिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस 5x2, subject to the condition minus x1 plus 3x2 less than equal to 10, x1 plus x2 less than equal to 6, then x1 minus x2 less than equal to 2। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब अगर मैं इसको रन करूं, तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ रहा है, देखो उसको ध्यान से देखना। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन है। अगर आप इसको थोड़ा बैक करूं मैं, तो यहां पे देखो, ये सबसे पहले उसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन को ड्रा किया। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, तो ये लाइन आगे उस फिजिबल रीजन के ऊपर से मूव करती हुई स्टार्ट हो रही है। तो जिस तरह से ये फिजिबल रीजन के ऊपर से मूव करेगी, तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट करेगी। इसने इस पॉइंट पे कट किया, तो जिस पॉइंट पे वो कट करती है, ये इस पॉइंट पे कट कर जाती है, जैसे ही हम मूव करते हैं ये इस तरह से मूव होती हुई जा रही है, और उस पॉइंट पे ये कट कर गई। तो जिस पॉइंट पे ये कट करती है, ये हमारा ऑप्टिमम वैल्यू आ जाती है। इसी को हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं मूविंग लाइन कंसेप्ट। मूविंग लाइन कंसेप्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग अगले ग्राफिकल मेथड के जितने भी केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। और उनमें से एक केस है अनबाउंडेड सोल्यूशन का। अगर ग्राफिकल मेथड का कोई क्वेश्चन आता है पेपर में, तो चांसेस होते हैं कि अनबाउंडेड सोल्यूशन का क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो कंसेप्ट है वो आपका तभी क्लियर होता है जब बच्चे को मूविंग लाइन कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है। अब जितने भी इसके केसेस हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी, आप केसेस के बारे में अवेयर हो। हमारे पास 3 केसेस हैं ग्राफिकल मेथड में। First is unbounded solution. Second is infeasible solution. And third is alternative optimal solution. अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन जो है, इसकी डिस्कशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसकी डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इनफिजिबल या अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन की डिस्कशन कर रहा हूं कि बेसिकली इनफिजिबल सोल्यूशन क्या होता है। इनफिजिबल सोल्यूशन का सिंपल मीनिंग है नो सोल्यूशन, कि जिस केस में आपको कोई ऐसा फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा कि जिसमें आपकी सारी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो उस रीजन को कॉमनली सेटिस्फाई करें, तो वो वाला हमारा किस चीज का केस बन जाएगा, इनफिजिबल सोल्यूशन का, या फिर नो सोल्यूशन।
नो फिजिबल सोल्यूशन और इनफिजिबल सोल्यूशन आप कुछ भी बोल सकते हो। लाइक ये जो प्रॉब्लम है, maximum z is equal to x1 plus x2 subject to the condition x1 plus x2 less than equal to 1 minus 3x1 plus x2 greater than equal to 3 x1 x2 नॉन नेगेटिव। अगर मैं इसको ड्रा करूं, अब मैं जल्दी से डिस्कस करूंगा क्योंकि एक प्रॉब्लम हम अच्छे से कर चुके हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है आप इनको ट्राई करके देख लेना। मैं सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करूंगा कि किस तरह से जो है हमें पता चलता है कि इनफिजिबल सोल्यूशन है या या हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन है। लाइक हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर मैं फर्स्ट लाइन को ड्रा करूं तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक 1,0 एक 0,1 से दिस इज 1,0 और दिस इज 0,1। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रा कर दो, तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। तो दिस इज 1,0 0,1 को ज्वाइन करती हुई हमने लाइन ड्रा कर दी, दैट इज x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है -1,0, तो यहां पे हमें पॉइंट मिल जाएगा -1,0 और दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा 0,3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0,3। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर दो। सर पार्डन प्लीज। हाँ जी बेटा। सर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम? बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं ये मैंने वहां पे बताया था कि जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हाँ जी। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपकी टर्म्स जो है वो मीनिंगलेस हो जाएंगी अगर आपका x1 x2 नेगेटिव आ रहा है। लाइक हम लोगों ने प्रॉब्लम्स कंसिडर की थी से जैसे डाइट प्रॉब्लम हम लोगों ने ली थी। अब उसमें x1 x2 वेरिएबल्स जो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब हम उनकी वैल्यूज पे अगर फोकस करें तो हम बोलते हैं कि अगर x1 0 आ गया तो मतलब वो फूड टाइप ये वाला कंसिडर नहीं करेगा, अगर पॉजिटिव आ गया 2 आ गया या 3 आ गया तो हमें पता चल रहा है कि 2 या 3 यूनिट्स वो इसकी कंसिडर करेगा। अगर वहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो मीनिंगलेस टर्म बन जाती है, और ये पूरी एलपीपी के लिए होल्ड करता है कि हमारी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो साथ ही साथ चलेंगी, अदरवाइज नेगेटिव आने पे वो चीज आपकी मीनिंगलेस हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ओके सर। तो अब ये हम दोनों हमने ये लाइनें ड्रा कर ली। ये हमारी सेकंड लाइन है, दैट इज -3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। अब आप इनकी शेडिंग करो और फिजिबल रीजन के लिए लोकेट करो। फर्स्ट इज 0 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू, तो दैट मीन्स इस लाइन की शेडिंग जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगी। दैट मीन्स इस लाइन की शेडिंग जो है वो इस तरफ आ गई, ये इसकी शेडिंग बन गई। अब जो दूसरी लाइन है दैट इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये फॉल्स आ गई, तो इसका मतलब इसकी शेडिंग जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन आ जाएगी। तो इस लाइन की शेडिंग जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, तो ये वाला पोर्शन जो है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया, तो इस लाइन की शेडिंग इस तरफ को आ गई। तो और क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोल्यूशन सर्च करना है तो इसकी इस तरफ है शेडिंग और इस लाइन की इस तरफ है। अब आप इसमें देखो कि कौन सा रीजन जो है, आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फोकस करोगे क्योंकि हम लोगों के पास नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस तो है ही है। नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस होने की वजह से हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही फोकस कर रहे हैं। क्या इसमें कोई ऐसा रीजन है जहां पे आपको लगे कि ये फिजिबल रीजन बन रहा है? लाइक मेरे पास यहाँ पे जो रीजन जनरेट हो रहे हैं ये फर्स्ट रीजन है, ये मेरे पास सेकंड रीजन है और ये मेरे पास थर्ड रीजन है। तो तीनों रीजंस को मैं चेक करता हूं। अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं, ये वाला जो रीजन है इसमें हमारे एरो तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, बट अब आपको इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो सेकंड कंस्ट्रेंट है इस रीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, और पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बट अगर हम इसकी वैसे देखेंगे कि इसकी शेडिंग किस तरफ है,
देखो, अगर इस लाइन की शेडिंग ऊपर की तरफ हो जाती तो ये वाला रीजन हमारा क्या बन जाता, फिजिबल रीजन बन जाता, क्योंकि ये उसी फ्लो में जा रहा था रीजन जिस फ्लो में उसकी शेडिंग है। बट अब इस लाइन की शेडिंग जो है वो ऑपोजिट है, मींस इस पोर्शन में ये दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, बट ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि इसका जो पोर्शन शेड हो रहा है वो निचला पोर्शन शेड हो रहा है और ये वाला पोर्शन उसमें कॉमनली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दैट मींस ये आपका फिजिबल रीजन नहीं होगा। फिर हम सेकंड पे आ गए। सेकंड में देखोगे फिर से वही बात है कि ठीक है, एरो तो सारे एक तरफ आ रहे हैं, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ, इसका एरो इस तरफ आ रहा है, इस लाइन का इस तरफ और इस लाइन का इस तरफ। बट फिर वही बात है कि जो सेकंड कंस्ट्रेंट है वो इसके फिजिबल रीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। बट उसकी अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो वो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है सेकंड कंस्ट्रेंट की, और जो ये पोर्शन लाई कर रहा है ये नीचे लाई कर रहा है। तो दैट मींस सेकंड कंस्ट्रेंट जो है वो इस रीजन में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो वो रीजन वो सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब ये रीजन जो है वो कॉमनली सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वाला रीजन भी जो है वो भी फिजिबल रीजन नहीं होगा। अब हमारे पास बचा थर्ड रीजन। थर्ड रीजन में अगर मैं देखूं, इस लाइन की शेडिंग अपवर्ड है, इस लाइन की शेडिंग जो है वो डाउनवर्ड है, इसकी इस तरफ है और इसकी भी इनवर्ड्स है। दैट मींस यहां पे भी वही चीज है कि ये रीजन भी कॉमनली इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मींस दिस इज आल्सो नॉट फिजिबल रीजन। तो हमें कोई भी फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा। तो अगर हमें कोई भी फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा तो उस केस में हमारी एलपीपी का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नो फिजिबल सोल्यूशन। आइदर यू से नो फिजिबल सोल्यूशन और यू से इनफिजिबल सोल्यूशन। बताओ अगर कोई किसी को इस केस में कोई डाउट है तो। केस बिल्कुल वैसा ही है, ग्राफिकल मेथड की वर्किंग भी वैसी ही रहेगी। जब आपको डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलेंगी तो उसमें आपको ये तीनों केसेस मिला करेंगे, जिसमें अनबाउंडेड सोल्यूशन भी आया करेगा, नो फिजिबल सोल्यूशन भी आएगा और अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको फाइंड आउट करके दिखाना होगा। तो ये तीनों केसेस हम अलग अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो इनफिजिबल सोल्यूशन वाले में सिंपल आपको ये मिलेगा कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं मिलेगा जो कॉमनली सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो उस केस में हमारी प्रॉब्लम या एलपीपी का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नो फिजिबल सोल्यूशन और इनफिजिबल सोल्यूशन। इसके जो बाकी के केस हैं, अनबाउंडेड सोल्यूशन वाला और अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन वाला, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इज देयर एनी डाउट? ठीक है बेटा, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है So, हमारा। हाँ जी बेटा। so I had a doubt regarding the selection of x's कि x1 और x2 को मतलब कौन से x's x1 होगा एंड कौन सा x2 होगा। बेटा अब let's वैसे say आप जनरली यही रखा करो जो मैंने अभी बताया। लाइक अगर हम सिंपल ग्राफ की बात करें, मैं x1 x2 में ना जाऊं, तो आप इसको हमेशा x एक्सिस लेते हो और इसको एक हमेशा y एक्सिस लेते y हो, x ठीक है ना। तो अब आप x को x1 एक्सिस मान लो और y को आप x2 एक्सिस ले लो। तो आप इसको फिक्स ही कर लो कि ये वाली एक्सिस जो है वो आपकी x1 एक्सिस रहेंगी और जो वर्टिकल टाइप है वो आपकी x2 एक्सिस रहेंगी। okay sir. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड के जो पेंडिंग केस हैं, दैट इज अनबाउंडेड सोल्यूशन और अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन, उसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।